Hello everybody, this is Vedant Singh Thakur. Welcome to Mac and Brains. So my dear students, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं चलिए देखते हैं. क्लास 12 इंग्लिश बिहार बोर्ड इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी चैप्टर 1 एक्सप्लेनेशन पार्ट 1. तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं. आज से हम पढ़ने वाले हैं हमारी बुक रेनबो बुक का चैप्टर नंबर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसको किसने लिखा है? महात्मा गांधी जी ने लिखा है. अब आपके माइंड में एक प्रश्न उठ रहा होगा, वो ये कि सर यहां पर सिविलाइजेशन और कल्चर क्या है ना. अब भारतीय सिविलाइजेशन और कल्चर से हम क्या समझते हैं? तो चैप्टर स्टार्ट होने से पूर्व मैं आप लोगों को एक सामान्य सी जानकारी जो है सिविलाइजेशन और कल्चर के बारे में देना चाहूंगा. सिविलाइजेशन क्या होता है? सभ्यता. ठीक है. कल्चर क्या होता है? हमारा संस्कृति, है ना. अब देखिए, हमारे यहां पर आपने देखा होगा एक था इंडस वैली सिविलाइजेशन ना, हड़प्पन कालीन सभ्यता, है ना. और एक क्या कहते हैं इसको? कल्चर. अगर आप कल्चर को जोड़ो, संस्कृति, हमारे भारत की संस्कृति कितनी रिच है, कितनी अच्छी है, तो आप समझ सकते हो कहीं ना कहीं जब कभी भी सभ्यताएं बढ़ती हैं तो उनकी साथ संस्कृति भी बढ़ती है. आप अगर ध्यान दोगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि जो हमारे देश की सभ्यताएं हैं, संस्कृति है, वो इतनी रिच है, इतनी पॉपुलर है कि जिसकी बराबरी आज तक कोई नहीं कर पाया. तो महात्मा गांधी जी ने इसी विषय को लेकर इस चैप्टर में बहुत सारी इतनी प्यारी प्यारी बातें की हैं, जिनको समझने के बाद, जिनको जानने के बाद आप लोग भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे और साथ ही साथ आप लोगों को बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी और आपको नॉलेज मिलेगी. तो चलिए इसी अच्छी बात के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर. अब देखिए, सबसे पहले क्या दिया है? अबाउट द ऑथर. हम जानेंगे ऑथर के बारे में. ऑथर कौन है? महात्मा गांधी. तो यहां पर आप देख पाओगे कि कितने अच्छे तरीके से महात्मा गांधी जी का विवरण यहां पर प्रस्तुत किया गया है. हम इसी पर अपना क्या करने वाले हैं? अपना विचार विमर्श जो है ना, हमारी सोच जो है, हर एक चीज को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे. तो इसीलिए यहां पर एक आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी है. तो चलिए इसको स्टडी करते हैं. मोहनदास करमचंद गांधी. अब गांधी जी का पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी को हम क्या बुलाते हैं? मोहनदास करमचंद गांधी. ठीक है. अब कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताएं कि ये मोहनदास क्यों लगा उनके आगे. अब इनका जन्म 1869 को हुआ और इनकी मृत्यु हुई 1948 को. माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि जब हम ऑथर के बारे में पढ़ते हैं तो उससे एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं. तो यहां पर 1869 और 1940 को लाल कलर से, या आपके पास हाइलाइटर हो, उससे आप अंडरलाइन कर लो, क्योंकि यह एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा. पॉपुलरली नोन एज बापू, है ना. इनको क्या बुलाया जाता है? बापू बुलाया जाता था. अब देखिए, पॉपुलरली ना, बहुत ज्यादा क्या था, ये बहुत ज्यादा फेमस थे, बहुत ज्यादा क्या थे? पॉपुलर थे लोगों के बीच में. हम बोलते हैं ना कि ये लड़का जो है क्लास में टॉप करता है, तो अभी क्लास में बहुत प्रसिद्ध हो गया, बहुत पॉपुलर हो गया. तो इस तरह आप इस वर्ड को समझ सकते हो. उनको बापू बुलाते थे, है ना. तो हम कह सकते हैं पॉपुलरली नोन एज बापू, है ना. अब बापू क्यों बुलाया जाता है उन्हें? ये एक प्रश्न उठता है हमारे माइंड में कि बापू. अब आप लोग घर में रहते हैं, ठीक है, आप लोग अपने मम्मी पापा से बातचीत करते होंगे. कभी आपने सुना होगा या आपने खुद ऐसे बोला होगा, माँ बापा, है ना, पापा. तो स्वाभाविक है, बापू शब्द जो है, अगर हम टोटलिटी की बात करें, समग्रता की बात करें, तो उस विषय को लेते हुए बापू यहां पर सब पूरे देश को लेकर बोला गया है कि वो बापू हैं, फादर ऑफ द नेशन, है ना, राष्ट्रपिता. तो बापू को यहां इसलिए यूज किया गया है पिता तुल्यता को दर्शाने के लिए. और द फादर ऑफ द नेशन, है ना, बापू या फादर ऑफ द नेशन. तो पॉपुलरली क्या जाने जाते हैं? किस नाम से? बापू और फादर ऑफ द नेशन. इसको भी आप अंडरलाइन कर लो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत बहुत ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है. वॉज मोर
अ स्पिरिचुअल लीडर। अब यहां पर क्या दिया है, मोर अ स्पिरिचुअल लीडर। अब आप बोलोगे कि सर यहां पर स्पिरिचुअल लीडर का मतलब क्या होता है। देखिए लीडर का मतलब क्या होता है, नेता, है ना, और स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है, आप अच्छी तरीके से समझते हैं, आध्यात्मिक। अब आप बोलोगे सर महात्मा गांधी को यहां पर स्पिरिचुअल लीडर बोला है। अब देखिए यहां पर आप देखोगे पूरा कंप्लीट सेंटेंस हम पढ़ते हैं, वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर दैन अ पॉलिटिशियन, है ना भाई। इस लाइन का सेंस ये निकल कर आ रहा है कि पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ से ज्यादा इनको एक आध्यात्मिक नेता के तौर पर जाना जाता है। क्यों आध्यात्मिक, क्यों अध्यात्म क्या होता है, स्पिरिचुअल, है ना। जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं, आप लोग बोलोगे कि सर पूजा पाठ करने वाले जो लोग घर में घंटा बजाते हैं, पंडित, शायद वो लोग स्पिरिचुअल होते हैं। जी नहीं, जो व्यक्ति इस संसार में मौजूद मटेरियलिज्म से हटकर आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है, वो आदमी स्पिरिचुअल कहलाता है, आध्यात्मिक कहलाता है। जो अपने भीतर की उन्नति पर ध्यान देता है, बाहर के आवरण पर नहीं, मटेरियल पर नहीं। तो यहां पर आप देख सकते हो उनको एक स्पिरिचुअल लीडर कहा गया है, नेता। यानी अब नेता क्या करता है, नेता लोगों को लीड करता है, तो नेता लीडर कहते हैं इसलिए उसको। अब देखिए यहां पर उनको क्या कहा गया, एक और पॉलिटिशियन भी है, पॉलिटिशियन भी थे, ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं उस पॉलिटिशियन से ज्यादा उनको स्पिरिचुअल लीडर भी माना गया है, लेकिन वो एक पॉलिटिशियन भी थे। इन्होंने राजनीति में भी बहुत बड़ा रोल निभाया है। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रुथ, इन्होंने क्या करा है, सक्सेसफुली। अब आप बोलोगे सर सक्सेसफुली इसका मतलब क्या होता है, सक्सेसफुली, है ना, सक्सेसफुली सफलतापूर्वक, है ना, बहुत अच्छे तरीके से क्या यूज किया, ट्रुथ और नॉन वायलेंस को, है ना, एंड नॉन वायलेंस। अब आप बोलोगे सर यहां पर उन्होंने क्या करा, ट्रुथ और नॉन वायलेंस। तो ये तो महात्मा गांधी के क्या हैं, ये अंग है उनके, है ना, उनके जीवन का भाग है। अब चलिए लाइन को हम कवर करते हैं पूरी डॉट तक, है ना, उसके बाद समझते हैं इस लाइन का मीनिंग क्या निकलता है। ही successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India and helped India gain independence। उन्होंने क्या करा, सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा को क्या बनाया, अपना चीफ वेपन बनाया, हथियार बनाया, किसके खिलाफ, ब्रिटिश रूल के खिलाफ, है ना। ब्रिटिश रूल का आप जानते होंगे, ब्रिटिश रूल, है ना, जो अंग्रेजों का शासन था उसके खिलाफ उन्होंने क्या करा, इनको अपने शस्त्र बनाए। एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और भारत को आजादी दिलाने के लिए उन्होंने क्या करा, सहायता की। अब हेल्प्ड का मतलब क्या होता है, सहायता करना। अब आप बोलोगे सर यहां पर इतने बड़े बड़े शब्दों को उपयोग किया गया है गांधी जी के संबोधन के लिए, ऐसा क्यों। इसका कारण साफ है, महात्मा गांधी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन भर क्या किया, खूब मेहनत की और लोगों को क्या दिया, एक ऐसी राह प्रदान की जिसके चलते आज भी लोग गांधीवाद को अपने जीवन में उतारते हैं। तो यही वाली बात है जो हमको यहां पर समझनी है। अब देखिए फ्रॉम 1915, अगर हम 1915 से बात करें, 1915 टिल 1948, है ना, 1915 से लेकर 1948 की बात करें, ही कंप्लीटली डोमिनेटेड, इन्होंने क्या करा, पूरे तरीके से डोमिनेट किया इंडियन पॉलिटिक्स को। अब आप बोलोगे सर इंडियन पॉलिटिक्स को डोमिनेट किया, ये डोमिनेट का मतलब क्या होता है, इतना हार्श वर्ड यहां पर यूज किया गया है। डोमिनेट तो वो लोग करते हैं ना, डोमिनेट का मतलब क्या होता है, दबाव डालना ना कहीं अपने अंदर रखना। लेकिन यहां पर ये जो वर्ड है डोमिनेट, बेसिकली ये बताता है कि उनके अंतर्गत, उनके अंडर में पूरी पॉलिटिक्स थी, है ना, वो पूरी तरीके से उस पर क्या करते, शासन करते थे, डोमिनेट करते थे उस पर। He died at the hands of a fanatic। अब यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है,
एक फेनेटिक, फेनेटिक किसको कहते हैं? फेनेटिक उसको कहते हैं जो क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो बड़ा कट्टर होता है ना। कट्टर व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? फेनेटिक कहते हैं। अब देखिए कट्टर, कट्टर व्यक्ति जो बहुत कट्टर होते हैं अपनी चीजों को लेकर। अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आप देखिए, मेरे पास क्या है, मेरे पास खाने की कोई चीज है और वो मैं किसी को नहीं देने वाला। क्यों नहीं देने वाला? इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि ये मेरा है। एक चीज के प्रति ना कट्टरवादी लोग, है ना, तो कट्टर आदमी था वो। कौन? अब आप लोगों को पता है नाथूराम गॉडसे के द्वारा इनकी मृत्यु हुई, ठीक है, तो लोग उनको फेनेटिक कहते हैं, यानी कट्टर आदमी। और ही डाइड एट द हैंड्स, किसके हाथों मरे? एक कट्टरवादी आदमी के हाथों मरे, फेनेटिक के हाथों मरे। कब मरे? इसकी डेट क्या है? 30 जनवरी 1948, है ना। इनकी मृत्यु किसी कट्टरवादी आदमी के हाथों हुई, फेनेटिक आदमी के हाथों हुई, जिसका नाम क्या था यहां पर दिया नहीं है, नाथूराम गोडसे। कब मारा उनको? 30 जनवरी को 1948। तो आप यहां पर लगा लो एक स्टार। अब क्यों लगा लें? इसीलिए लगा लें क्योंकि यहां पर आप देख पा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, यानी यहां पर एक एमसीक्यू बनने के चांसेस हैं, ठीक है, संभावना है, और यहां से क्वेश्चन भी बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिज ऑटोबायोग्राफी, अब यहां पर क्या दिया है? ऑटोबायोग्राफी। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ and the numerous articles that he wrote for Young India and the speeches that he delivered on different occasions reveal him not only as an original thinker but also as a great master of chess, idiomatic English। अब देखिए, अब यहां पर idiomatic है ना, यहां पर आप देखिए, यहां पर कुछ कुछ चीजें दी हैं जिस पर हम भी फोकस करेंगे, लेकिन अभी हम पूरा एक यहां से लेकर यहां तक समझने का प्रयास करते हैं। हिज ऑटोबायोग्राफी, अब आप देख पाओगे कि ऑटोबायोग्राफी दिया हुआ है। अब ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? आत्मकथा। स्वाभाविक है ना, अगर मेरा नाम वेदांत है और मैंने क्या करा, मैंने सोचा चलो मैं अपने जीवन के बारे में कुछ लिखता हूं, तो मैंने आया और अपने बारे में कुछ लिखना चालू किया और फिर उसको छपवा दिया, तो लोग बोलेंगे ये सर की ऑटोबायोग्राफी है। तो यहां पर उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, है ना। अब यहां पर आप देखिए, एक्सपेरिमेंट्स करना, एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? प्रयोग। किसके साथ? ट्रुथ के साथ। तो मेरा प्रयोग किसके साथ? सत्य के साथ। अब यहां पर आप बोलोगे सर ये जो टाइटल है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, ऐसा क्यों हुआ? यहां पर सत्य क्यों आया? अब आपको मैं बताता हूं कि महात्मा गांधी जो थे, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, और यहां पर हमको फोकस इसीलिए करना है, इसलिए करना है क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए भी और साथ ही साथ एग्जाम के लिए भी, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। माय एक्सपेरिमेंट्स, मेरे आप प्रयोग, सत्य के साथ प्रयोग को आप समझिए। क्या होता है जीवन में, हम क्या करते हैं? सत्य का पालन करते हैं ना। तो यहां पर महात्मा गांधी जो थे, जब छोटे थे तो हरीशचंद्र जो है ना, उनकी एक कहानी थी, एक नाटक था, उससे बहुत ज्यादा प्रभाव हो गया था, उनको प्रभावित हो गए थे वो। तो यहां पर इसीलिए कहीं ना कहीं सत्य का जो रोल है उनके जीवन में वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। एंड द न्यूमरस, अब देखिए इसको हम कैसे बोलेंगे? यहां पर देखा है न्यूमरस लिखा है, तो आप इसको न्यूमेरस नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना है न्यूमरस, है ना। न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया। अब यहां पर यंग इंडिया जो है ना, ये जो यंग इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, यंग इंडिया के लिए उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे थे। न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स छपते हैं, आप लोगों ने एडिटोरियल पढ़ा होगा ना, वैसे आर्टिकल्स होते हैं जहाँ पे जानकारी देते हैं, किसी टॉपिक को लेकर कुछ लिखा जाता है। तो वैसे महात्मा गांधी भी क्या करते थे, बहुत सारे टॉपिक्स में आर्टिकल्स लिखते थे और उनको एक जर्नल ना जिसका नाम है यंग इंडिया में पब्लिश करवाते थे। और ये यंग इंडिया क्या है? यह एक, देखिए अब यंग इंडिया क्या है, जब हम यंग इंडिया की बात करते हैं तो यह एक वीकली है। अब आप बोलोगे सर ये क्या होता है? क्या होता है, हर सप्ताह है ना एक जानकारी, एक आर्टिकल छपता है इसमें, तो इसलिए इसको वीकली कहा जाता है या जर्नल कहा जाता है। और
खैर अगर हम इतना डेप्थ में ना जाएं, लेकिन यहाँ पर लाला लाजपत राय जी का भी नाम आता है। 1916 में बहुत काम किया और उसके बाद गांधी जी ने क्या करा, इसको पब्लिश करवाया। एंड द स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड, अब देखिए उन्होंने क्या करा, बहुत सारे जो स्पीचेस है उनके, उसको क्या करा, दिया, डिलीवर किया ऑन डिफरेंट ओकेशंस। अब अलग अलग पर्वों में ना, अब ऐसा नहीं होता कि एक ही दिन आए स्पीच देके चले गए। गांधी जी ने क्या करा, अलग अलग पर्वों में अलग अलग ओकेशंस में अपने भाषण दिए। आपने पूर्व क्लास में एक चैप्टर था नालंदा वाला, उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से राजेंद्र प्रसाद जी जब एक इंस्टीट्यूशन की स्थापना होती है कि स्पीच देते हैं, तो बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं। तो स्वाभाविक है आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए। रिवील हिम not only as an original thinker but also as a great master of chaste idiomatic English। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि ये सब चीजें हैं ना, इन सब चीजों को जब हम समझते हैं तो हमारे ध्यान में एक बात आ जाती है, एक ध्यय जो है हमारे माइंड में डेवलप हो जाता है इनको लेकर, वो यह है कि ये जो स्पीचेस हैं, ये जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, जो उनकी हर एक चीज है ना, वो कहीं ना कहीं उनको क्या बनाती है, एक बहुत बड़ा मास्टर बनाती है। किसका, इडियोमेटिक इंग्लिश का, है ना, मुहावरेदार इंग्लिश जो भी लिखते हैं वो मुहावरेदार भाषा होती है, वो चेस्ट यानी बहुत प्योर। तो वो कहीं ना कहीं ओरिजिनल थिंकर तो है, पर उसके अलावा भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं उनकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है। तभी तो आज हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर चेस्ट, इसका मतलब क्या होता है? अब देखो, इसका मतलब होता है फॉर्मल, या आप कह सकते हो प्योर ना। तो इनकी इंग्लिश जो होती है वो बहुत अच्छी है, बहुत साफ है ना। और मुहावरेदार यानी जब इंग्लिश लिखते तो बहुत सारे मुहावरों का प्रयोग करते हैं वो, ठीक है। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, अब यहां पर क्या दिया है, इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ना, निम्नलिखित जो एक्सट्रैक्ट हम पढ़ने वाले हैं। अब एक्सट्रैक्ट क्या होता है, व्हाट इज एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट किसको कहते हैं? देखिए एक्सट्रैक्ट होता है पार्ट, किसी भी चीज का कोई भाग। अब ये अगर आप ध्यान दो तो आपको पता होगा कि जब हम कुछ बोलते हैं या हमने कुछ लिखा तो इतने सारी बुक को तो आप पढ़ नहीं सकते, तो क्या करा, नोवेल का एक पार्ट निकाल लिया, ठीक है, उसको हमने एक्सट्रैक्ट बना लिया। स्पीच किसी ने बोली तो उसके पार्ट को हमने अलग हटा के रख दिया, उसको हमने एक स्पीच बना दिया। तो वही चीज हम यहां पर देख रहे हैं। तो ये जो फॉलोइंग है ना, ये चीज जो हम पढ़ेंगे, इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, ये जो है इंडियन सिविलाइजेशन का जो आपका चैप्टर है वो एक एक्सट्रैक्ट है। गांधी जी talks about the sound foundation of Indian civilization which has successfully withstood the passage of time। अब यहां पर क्या दिया, अब यहां पर एक लाइन दी है यहाँ पे एक सेंटेंस में, देखिए साउंड फाउंडेशंस। अब आप लोग बोलोगे सर ये साउंड फाउंडेशन क्या होता है? देखिए यहां पर आपको साउंड को आवाज के तौर पर नहीं लेना है कि आवाज वाला बेसिक पार्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, फाउंडेशन का मतलब बेसिक पार्ट, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है ना, मजबूत नींव, इसकी बात हो रही है, मजबूत नींव की बात हो रही है ना। हम बोलते हैं ना छोटे बच्चों का क्या होना चाहिए, साउंड फाउंडेशन होना चाहिए, मजबूत नींव होनी चाहिए, तभी तो वो आगे बढ़ेगा, पढ़ा पाएगा लोगों को और खुद भी पढ़ पाएगा, समझ पाएगा चीजों को। तो वही चीज है यहां पर, वो किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की, स्ट्रॉन्ग बेस की, ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, किसकी, भारतीय सभ्यता की, सिविलाइजेशन की। अब आप बोलोगे सर इस चैप्टर में क्या दिया है? इस चैप्टर में सिविलाइजेशन के बारे में बताया है, भारतीय सभ्यता के महत्व को दर्शाया है। which has successfully withstood the passage of time, जो withstood ना, withstood का मतलब रहा है ना, किसके साथ, समय के साथ, समय की राह के साथ, है ना। पैसेज ऑफ टाइम कहां है, समय की राह के साथ वो चलता रहा है, रिमेन रहा है, ठीक है। तो यहां पर मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को अब कोई भी डाउट बचा होगा आपके माइंड में, सब कुछ रिजॉल्व हो गया होगा। और यदि कोई डाउट हो, कुछ भी एक अक्षर भी समझ में ना आया हो, तो आप लोग क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। कुछ भी जो आपको समझ में नहीं आया आप पूछ सकते हो, हम प्रयास करेंगे उसका उत्तर देने का। साथ ही एक बात और बताना चाहूंगा
कि ये जो पूरा अबाउट द ऑथर है इसको आप स्किप मत करिएगा। क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो फॉर्म हो सकते हैं और साथ ही साथ इसमें से एमसीक्यू बन सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। The Western civilization, which has the tendency to privilege materiality, cannot match the Indian civilization that elevates the moral being. अब यहाँ पर about the author में दिया है the Western civilization, है ना। अगर हम पश्चिमी सभ्यताओं की बात करते हैं, है ना, उनकी अगर हम बात करें तो which has the tendency, उनकी क्या है, प्रवृत्ति है, to privilege materiality, है ना, विशेष अधिकार देना है। किसको विशेष अधिकार देना है? मटेरियलिटी को। मटेरियलिटी क्या होती है? मटेरियल आप जानते हो ना, मटेरियल क्या होता है? चीजें, सामान्य जैसे कपड़ा एक मटेरियल होता है, ठीक है, शरीर जो है वो मटेरियल है, जो मिट जाए उसको मटेरियल कहते हैं। भौतिक चीजों को मटेरियल कहते हैं ना। तो भौतिकवाद की बात कर रहे हैं यहां पर कि हैज द टेंडेंसी, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जो बाहर का जो कल्चर है ना। अगर मैं बोलता हूं, आप बोलोगे सर ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्या है? हम बताते हैं आपको ये क्या है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन को बोलते हैं पश्चिमी सभ्यता। ये जो ब्रिटिशर्स थे हमारे, जो ब्रिटिशर्स थे, है ना, ये लोग भारत में आए थे। ये लोग कौन थे? यूरोपियंस थे। पोर्चुगीज लोग कौन थे? यूरोपियंस थे। तो इन लोगों ने क्या करा? भारत में आकर भारत जो सोने की चीज को लूट लिया और अपनी चीजें थोप दी थी। तो यहां पर हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो वेस्टर्न जब भी आए तो उन्हीं को समझो कि बाहर के अंग्रेज लोग, है ना। अब विच हैज द टेंडेंसी, उनकी क्या प्रवृत्ति है? टू प्रिविलेज मटेरियलिटी। अब यहां पर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये प्रिविलेज मटेरियलिटी का मतलब क्या है, संबोधन देने का अर्थ क्या है। यहां साफ साफ कहा जा रहा है कि भौतिकवाद जो है ना, उसको ये लोग क्या करते हैं? बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा क्या करते हैं, उसमें चीजों को ऐड करते हैं। वो चाहते हैं कि मटेरियलिज्म जो है, मटेरियलिटी जो है, भौतिक चीजें वो बढ़े। कैन नॉट, और यहां पर यही कहा जा रहा है कि ये जो है ना, कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मॉरल बीइंग। लेकिन ये जो प्रवृत्ति है किसकी? विशेष अधिकार देने की, किसको? भौतिकता को। उसको मैच नहीं किया जा सकता, मतलब उसमें कुछ आप करोस्पॉन्ड नहीं कर सकते। किससे? भारत की सिविलाइजेशन से। तो साफ है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन और इंडियन सिविलाइजेशन को आप कभी भी एक तराजू में तोल नहीं सकते, मैच नहीं कर सकते। दैट एलिवेट्स द मॉरल बीइंग। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो मॉरल बीइंग है, नैतिक आदमी, नैतिक लोग, जो हम लोग हैं, हमारी आत्मा है, उसको क्या करते हैं? एलिवेट करता है। एलिवेट का मतलब क्या होता है? ऊपर उठाना, किसी चीज को क्या करना? उठाना, एलिवेट करना ना, ऊपर की ओर लेकर जाना, तरक्की करना। तो कहीं ना कहीं हमारा जो सिविलाइजेशन है वो क्या करता है? हर एक व्यक्ति को, हर एक नैतिक व्यक्ति को, आदमी को, मॉरल बीइंग को क्या करता है? ऊपर उठाता है। तो मुझे लगता है कि यहां पर आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया है ऑथर वाले पार्ट में। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब आप बोलोगे कि सर एक्सप्लेनेशन क्यों? आप चाहो तो हमको समरी भी पढ़ा सकते हो। तो देखो, समरी तो बनेगी, स्वाभाविक है, मैं समरी आपको बनाकर दूंगा, लेकिन हम यहां पर एक्सप्लेनेशन इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम हर एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से क्या करें? समझ सकें, उस पर ना आपको कुछ भी डाउट ना रहे। हम लाइन बाय लाइन सब चीजों को समझेंगे। अब पहला रूल, जब भी हम एक्सप्लेनेशन समझते हैं तो हमको ये समझना होगा कि जो इंग्लिश लिटरेचर है, खासकर जब लिटरेचर की बात करते हैं, वहां पर क्या होता है? वहां पर कुछ शब्दों की मीनिंग अलग निकलते हैं, एज इट इज नहीं निकलते। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, जो भी मैं आपको बता रहा हूं उसको समझिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट। पहला पैराग्राफ, आई। अब यहां पर दिया है आई, तो आई कौन है? आई है यहां पर महात्मा गांधी, है ना, महात्मा गांधी। बिलीव that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world। कितनी बड़ी बात कह दी उन्होंने, है ना। अब यहां पर क्या कहा गया है कि
मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि जो सभ्यता है, यानी भारत की जो सभ्यता है, जो इवॉल्व हुई है, जो डेवलप हुई है, उसको पूरी दुनिया में कोई भी हरा नहीं सकता, परास्त नहीं कर सकता, है ना। तो परास्त नहीं कर सकता, परास्त, हरा नहीं सकता। समझ में आया आपको? अब ऐसा क्यों कहा गया है, उसी को तो हम यहां पर देखेंगे। अब आप बोलोगे सर ने इन दो लाइनों में जो एक लाइन है इस पर इतना फोकस क्यों किया? देखिए, जब भी हम लिटरेचर पढ़ते हैं, अगर स्टार्टिंग पार्ट ही कहीं ना कहीं पूरा समराइज कर देता है पूरी चैप्टर को, पूरे चैप्टर को, तो इससे हमको एक जनरल आइडिया लग गया है कि कहीं ना कहीं गांधी जी इंडियन सिविलाइजेशन को सर्वोपरि मान रहे हैं। ठीक है, उनका मानना क्या है कि उसको पूरी दुनिया में कोई हरा नहीं सकता, किसी में इतनी क्षमता नहीं है। तो इवॉल्व्ड का मतलब क्या होता है? यह एक वर्ब है, क्रिया है, कॉस्ट टू डेवलप, है ना, डेवलप करना। तो इवॉल्व हुआ है, डेवलप हुआ है ना। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स sown by our ancestor। अब यहां पर क्या दिया है? कोई भी नहीं बराबरी कर सकता है हमारे एंसेस्टर्स के द्वारा बोए हुए बीजों की। अब आप बोलोगे सर ये क्या हो रहा है, अचानक से क्या हो गया सर, ये सीड्स कहां से आ गए? ये सीड क्या है? देखिए, सीड का मतलब क्या होता है? बीज। बीज को बोओगे तो वो क्या होगा? बड़ा सा क्या बनेगा? वृक्ष बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? जरूर बनेगा। तो जो बड़ा सा वृक्ष जो बनेगा उसकी खासियत क्या होगी? वो फल देगा। तो कौन है हम लोग? क्या होता था 10-20 साल पहले, जो हमारे से पहले के लोग थे, उन्होंने क्या करा? पेड़ लगाया होगा और आज वो फल दे रहा है। तो यहां पर कहने का अर्थ यही है कि जो हमारा सिविलाइजेशन है ना, हमारी सभ्यताएं हैं, जो हमारा कल्चर है, हमारा ट्रेडिशन है, वो जो बीज रूप में मौजूद था उनके हाथों में, उन्होंने उसको बोआ और आज जो फल के रूप में आ रहा है हमारे हाथों में, उसको जो फल मिल रहा है उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। कोई भी उस बीजों की बराबरी नहीं कर सकता जो वहां पर थे। एंसेस्टर्स कौन होते हैं? एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज, आपके दादा, नानी, परदादी, परदादा। ठीक है, और एंसेस्टर का मीनिंग तो यहाँ पे बहुत पुराना लिया है, लाइक इतने समय पहले की बात हो रही है यहाँ पर जिसका आप विश्वास ही नहीं कर सकते। रोम वेंट, अब यहां पर क्या दिया है? रोम वेंट। अब आप बोलोगे सर रोम वेंट कहां चला गया? अरे जाने की बात नहीं हो रही, रोम तो एक देश का नाम है। रोम वेंट ना, रोम वेंट। तो क्या होता है कि यहां पर रोम, रोम क्या है? पहले समय का एक एम्पायर था बहुत बड़ा वाला, उस एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, गिर गया वो एम्पायर दो भागों में। तो यहां पर यही बताया जा रहा है कि जो पूरा एम्पायर है वो क्या हुआ? गिर गया। ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट। अब आप बोलोगे सर ग्रीस क्या है? ये भी एक एम्पायर, एक देश रहा है ना, बहुत सभ्यता रही है ग्रीस। शेयर्ड द सेम फेट ना, रोम के साथ भी क्या हुआ? ग्रीस के साथ भी क्या हुआ? दोनों के साथ एक ही जैसी चीज हुई। जैसे रोम चला गया, खत्म हो गया, उसकी बात खल्लास हो गई, तो वही ग्रीस के साथ हुआ। ग्रीस ने भी क्या करा? वही डेस्टिनी को अपनाया ना। ग्रीस की सभ्यता भी क्या हुई? धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो गई, रोम की तरह खत्म होती चली गई। द माइट ऑफ द फरोहास वॉज ब्रोकन। अब आप बोलोगे सर ये माइट कहां से आ गया? माइट कुड नॉट, नहीं नहीं, यहां पर माइट का मतलब क्या होता है? द माइट ऑफ द फरोहास, जो उन लोगों की पावर थी, जो शक्ति थी, जो बल था, किनका? फरोहास का, वो भी क्या हुआ? टूट गया था। ब्रोकन आ रहा है ना, टूट गया था। अब आप बोलोगे सर यहां पर इतनी सारी कंट्रीज, इतने सारे सभ्यताओं को क्यों बताया? तो यहां पर गांधी जी इसको इसलिए बता रहे हैं, कंपेयर करके बता रहे हैं कि देखो कि ये सभ्यताओं का क्या हाल हुआ है। अब यहां पर फेट का मतलब क्या होता है? डेस्टिनी, है ना, जहां हम पहुंचते हैं। जापान हैज बिकेम वेस्टर्नाइज्ड, और जापान जो था वो क्या हो गया? वेस्टर्नाइज्ड हो गया, है ना, पश्चिमीकरण हो गया उसका। अब जापान का पश्चिमीकरण यानी वो जापान कैसा होगा? पश्चिमी देशों की तरह हो गया। अब स्वाभाविक है, आपको पता होगा जब भारत आज़ाद हुआ था, भारत की आज़ादी होने के पश्चात, है ना, आप लोगों को पता लोग कैसे हो गए थे? कुछ लोग अंग्रेज टाइप आउटलुक में आ गए थे, ऐसा सोचते थे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं क्या हुआ था
कि उसका इफेक्ट पड़ा था। तो पूरी दुनिया पे अंग्रेजों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, और जापान पे तो बहुत ही ज्यादा पड़ा। वहां के लोग तो पूरे ही क्या हो गए, यूरोपियन ही बन गए। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड। अब चाइना एक ऐसा देश है जिस पर तो कोई कुछ बोल ही नहीं पाता। लोगों को तो आज तक कभी समझ में भी नहीं आया कि आप लोग भी सोच के दंग होंगे कोरोना कैसे आया। लोग कहते हैं कोरोना चाइना लेकर आया था, लेकिन कोई टिप्पणी नहीं कर पाता कि चाइना कैसे क्या काम करता है, एकदम गुप्त रीति में काम करता है। तो महात्मा गांधी बड़े समझदार हैं, उन्होंने क्या करा, भाई मैं तो हाथ जोड़ता हूं, मेरे को चाइना के बारे में कुछ नहीं पता। बट इंडिया इज स्टिल का मतलब वैसे ही है ना। देखो यहाँ पे फरोहा जो इजिप्शियन है, फरोहा लोग कौन होते हैं, इजिप्शियन की रूलर को कहते हैं फरोहा, है ना, फरोहा। तो फरोहाज ऐसे कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं इन लोगों का विवरण देने के पश्चात यहां पर भारत को लाया गया है कि इन लोगों का तो क्या हुआ, अंत हो गया, खत्म हो गए, पूरी तरीके से इनका नाश हो गया। लेकिन भारत की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, देखिए संस्कृति सभ्यता वो क्या है, वैसे की वैसे ही है, टस से मस नहीं हुई है। तो यही बात हमको यहां पर समझ में आती है। somehow और अदर, कैसे भी उससे दूसरी ओर की हम बात करें, साउंड एट द फाउंडेशन, अपने नींव पर टिकी हुई है बहुत मजबूती से। तो साउंड एट द फाउंडेशन है ना, अपने नींव पर टिकी हुई है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा। अब आप बोलोगे सर ये कौन सी नींव है, किस फाउंडेशन की बात करते हैं हम, इन्हीं की बात कर रहे हैं। हमारा कल्चर, हमारा सिविलाइजेशन जो है वो आज भी वैसा का वैसा ही है, इसमें कोई अंतर नहीं आया और ऐड और होता चला गया है। The people of Europe learned their lessons from the writings of the men of Greece or Rome, which exist no longer in the former glory. अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, अब वही पैराग्राफ चल रहा है। अब इस पैराग्राफ में द पीपल ऑफ यूरोप है ना, जो लोग थे कहाँ के, यूरोप के रहने वाले, क्या सीखा था उन्होंने, लर्न देयर लेसन्स है ना। लेसन्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे उन चैप्टर्स की बात नहीं हो रही, कुछ सीखने की बात हो रही, कुछ सीखा उन्होंने। किन से, किन की लेखनी से सीखा, राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम है ना, जो रोम साम्राज्य के लोग जो थे उन लोगों से है ना, ग्रीस से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। अब रोम से तो कहीं ना कहीं आप देखोगे क्रिश्चियनिटी जो है वो वहां तक पहुंच गया था। लेकिन यहां पर आप देख पाओगे कितने अच्छे तरीके से ये जो ग्रीस और रोम के रहने वाले लोग थे, वहां के लिखने वाले थे। अब एक उदाहरण ले लेते हैं हम, अगर देखे जाए तो एरिस्टोटल हो गए, जिनको अरस्तु कहा जाता है ना, प्लाटो हो गए हमारे, कितने बड़े बड़े दार्शनिक थे। ऐसा नहीं है, उन लोगों का भी यहाँ पे नाम नहीं दिया है, लेकिन ग्रीक लोगों का अगर आप ध्यान दो, ग्रीस की बात करो, रोम की बात करो, तो कहीं ना कहीं उनकी जो लेखनी है उससे इन लोगों ने बहुत कुछ सीखा। विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर, लेकिन आज भी क्या है, वो ज्यादा लंबे समय तक के लिए मौजूद नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। अब बोलोगे सर फॉर्मर ग्लोरी में क्यों नहीं, अब फॉर्मर ग्लोरी क्या है, पहला जैसा यश, पहले जैसे यश के तौर पर जो उनकी जो ज्ञान था, जो प्रखंड पंडिताईपन था, जो सब कुछ जो था वहां पे, वो सब कुछ अब लंबे समय तक के लिए मौजूद नहीं रहा, जिससे उन्होंने सब कुछ सीखा। लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं, आज भी हमारे वेदों का अध्ययन हो रहा है। नासा की अगर मैं बात करता हूं, नासा अगर आप लोग गए हो, वैसे अगर आप लोग वीडियो के द्वारा देख सकते हो, बहुत बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, नासा जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो वहां पर आज भी भगवान शिव की, नटराज की एक प्यारी सी मूर्ति वहां पर मौजूद है, एक स्कल्पचर वहां पर मौजूद है तांडव मुद्रा में। तो वही चीज बता रहे हैं, आप उसको जोड़ सकते हो कि कहीं ना कहीं हमारा देश का जो सिविलाइजेशन है, कल्चर है, कस्टम है, वो कितना ऊंचा है, उसको आज लोग दाद देते हैं इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम दैम। अब यहां पर क्या दिया है, इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम दैम the Europeans imagine that they will avoid the mistakes of Greece and Rome, such is their pitiable condition। अब pitiable condition का मतलब क्या होता है, pitiable से दर्दनाक, आप इसको कह सकते हो दयनीय। अब देखिए इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है, इन ट्राइंग ना, कोशिश करने में ना, इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, से सीखने की कोशिश करने में, द यूरोपियंस, जो वहां के रहने वाला यूरोपियन लोग क्या करा, इमेजिन किया। इमेजिन का मतलब क्या होता है ना, उन्होंने कल्पना की, कल्पनाओं की सरोवर में नहा लिया उन्होंने, इमेजिन
दैट दे विल अवॉइड, है ना, वो क्या करेंगे, अपने आप को रोकेंगे, किससे, मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम। जो ग्रीस है, जो रोम है ना, अगर हम उनकी बात करते हैं तो जो उन्होंने मिस्टेक की उसको अवॉइड करेंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। तो सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन। तो पिटिएबल कंडीशन का मैंने बता दिया। तो गांधी जी कहते हैं देखो भाइयों, ये उनकी दयनीय स्थिति है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, जो है गलतियां गलतियां रहेंगी, उनको कौन बदल सकता है। चलिए अब हम आते हैं सेकंड पैराग्राफ पे। इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस, अब यहां पर दिया है इन द मिडस्ट। अब मिडस्ट को आप इस तरह से भी ले सकते हो ना, यहां पर आप इसको मिड भी मान सकते हो, बीच का है ना, बीच में। इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल। अगर मैं भारतीयों की बात करता हूं ना, इंडियंस की बात करता हूं, तो वो क्या रहे, इमूवेबल रहे। इमूवेबल क्या होता है, एडजेक्टिव ना, एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अनवेवरिंग, जो हिलता नहीं है। फर्म, इसका मतलब क्या होता है, दृढ़। फर्म का मतलब होता है दृढ़, है ना। तो यहां पर इन सभी चीजों के बीच में जब ये सब कुछ फालतू बातें चल रही थी, ऐसी चीजें चल रही थी जिन पे हम ध्यान नहीं देते, हम लोग जो भारतीय थे, रिमेन्स इमूवेबल, हम लोग बिल्कुल भी हिले नहीं, टस से मस नहीं हुए, एंड दैट इज हर ग्लोरी। तो यहां पर भारत माता को हर, यानी अब देखिए हर यूज हो रहा है, तो स्वाभाविक है यहां पर हमने क्या करा है, हमने इंडिया को पर्सोनिफाई किया है, मां माना है, हर का है, एक लेडी के तौर पर देखा है। तो उसने ही क्या करा ना, दैट इज हर ग्लोरी, और यही क्या है, उसकी यश है। तो एक और आपने देखा होगा कि कैसे पुराने लोगों का, यूरोपियंस, ग्रीस और रोम का यश जो था वो गिर गया था, फॉर्मर यश गिर गया था, और वहां पर भारतीयों का तटस्थ होना, एक ही स्थिति में रहना, स्टिल रहना, एक जैसा रहना, क्या कहलाता है, उनकी एक ताकत बन जाती है, उनकी एक शक्ति बन जाती है। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड। अब यहां पर क्या है, आरोप है एक तरीके से। यहां पर आप बोलोगे सर ये चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्ज क्या है। अब अंग्रेजी है, इंग्लिश है, तो इंग्लिश में आप चार्ज को प्लस माइनस नहीं लोगे कि वो करंट वाला चार्ज लग रहा है इंडिया को, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है यहां पर। चार्ज का मतलब होता है आरोप। चार्ज का मतलब होता है आरोप, है ना, उन खिलाफ। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया, ना, भारतीय के खिलाफ एक क्या है, आरोप है। दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, ना, जो उसके लोग हैं वो क्या है, बड़े ही असभ्य हैं। क्या है, बड़े ही असभ्य है ना। आप उसको असभ्य के तौर पर ले सकते हो, उनको पहनना ओढ़ना कुछ भी नहीं आता, सभ्य की बात हो रही है। इग्नोरेंट, अब आप इग्नोरेंट को ऐसे ले सकते हो, एक होता है इग्नोर करना, ध्यान ना देने वाला, एक होता है इग्नोरेंस, अज्ञानता, और एक ही इग्नोरेंट, यानी स्वाभाविक है कि वो लोग इतना ध्यान नहीं देते, है ना। एंड स्टॉलिड, अब स्टॉलिड का मतलब क्या होता है, स्टॉलिड का मतलब होता है स्लो विटेड, है ना। आप कह सकते हो विटेड ना, यहां पे विटेड आ जाएगा, तो स्लो विटेड, यानी जो लोग क्या है, बहुत काम है, बहुत ज्यादा क्या है, साइलेंट है। तो यहां पर बात उन्हीं की आ रही है। तो इंडिया दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, असभ्य हैं, इग्नोरेंट हैं, स्टॉलिड हैं, दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस। तो यहां पर इन्हीं चीजों के कारण क्या होता है, ये पॉसिबल हो पाया है, अवश्यंभावी हो पाया है, टू इंड्यूस देम, है ना, उनको इंड्यूस करना। आप बोलोगे सर इंड्यूस का मतलब क्या होता है, कि हम इंड्यूस को प्रभाव ना पड़ पाना, उन पर उनको आकर्षित ना कर पाना। तो वो लोग क्या नहीं हो पाए, इंड्यूस नहीं हो पाए, प्रलोभन में नहीं आ पाए, देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस, ना, उन पे हमने कोई प्रभाव ही नहीं डाला ना, उन पे कोई प्रभाव नहीं डल पाया, उन पे कुछ ऐसा असर नहीं हो पाया, इंड्यूस नहीं हो पाया, ताकि उन लोगों ने कोई बदलाव ले पाए। तो इसीलिए वो लोग कुछ भी अडॉप्ट नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी ऐसी कंडीशन थी, अनसिविलाइज थे, इग्नोरेंट थे, स्टॉलिड थे, तो इंड्यूस हम उनको कर ही नहीं पाए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आप लोगों को हर एक चीज जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आपको मैंने बोला है कि आप वर्ड्स को इस तरह मत लें कि इसका मीनिंग ये क्या होगा, आप उसकी गहराई को समझने का प्रयास करें।
तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। यहां दिया है इट इज अ चार्ज ना, ये क्या है, यह एक आरोप है। इट इज अ चार्ज, यह एक आरोप है, रियली अगेंस्ट अवर मेरिट। अब आप बोलोगे सर हमारी मेरिट के खिलाफ यह आरोप है। चार्ज, यहां पर चार्ज को आप ऐसे भी ले सकते हो कि आरोप है ना, आरोप के रूप में। और मेरिट का मतलब क्या होता है, मेरिट का मतलब होता है योग्यता। भाई ये तो आरोप है ना हमारी योग्यता के खिलाफ। वॉट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनुअल ऑफ एक्सपीरियंस वी डेयर नॉट चेंज। हमारी हिम्मत है, हम नहीं बदल सकते। तो यहां पर कहा क्या जा रहा है, हमने क्या करा है, हमने अपने आप को टेस्ट कर कर देखा है। किस पर, एनुअल पर। एनुअल क्या होता है, एक मेटल ब्लॉक होता है इन विच अ ब्लैक स्मिथ शेप्स मेटल ऑब्जेक्ट विथ हैमर। हैमर से ठोक ठोक कर क्या करता है, वो शेप देता है। तो यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है, यहां पर साफ साफ यही कहा जा रहा है कि आप समझने का कोशिश करिए यहां पर कि एक एनुअल है। चलिए मैं आपको बताता हूं यहां पर उदाहरण के तौर पर कि इस तरह से एक बॉक्स मान लीजिए ना, और ये क्या है, इसको आप एनुअल मान लीजिए, ठीक है। तो क्या होता है कि जो ब्लैक स्मिथ होते हैं ना, जो लोग बनाते हैं गोल्ड वगैरह को पीट पीट के, तो किस पे रख के, इस पर रख के बनाते हैं। तो यहां पर एनुअल ऑफ एक्सपीरियंस नहीं, अनुभवों के, अगर इसको आप इमेजिन करें कि अनुभवों का एक एनुअल है, अनुभवों का एक ऐसी चीज है ठोक पीटने वाला, जिसमें जबकि ठोकते हैं पीटते हैं, तो उसके अनुसार उन्होंने उसको समझ लिया है, उसको टेस्ट कर कर देख लिया है, और उनको पता चल गया है कि हम बदलने नहीं वाले। तो अब आपको लगता है मुझे कि समझ में आ गया होगा कि यहां पर एनुअल की तो बात हो रही है, लेकिन किस एनुअल की, यहां बात हो रही है एक्सपीरियंस वाले ना, अनुभवों पे। अनुभवों का जो एनुअल है, जब उस पर हमने सब कुछ कर कर देख लिया, तो हमको ज्ञात हुआ कि हम लोग कभी नहीं बदलने वाले। मैनी थ्रस्ट देयर एडवाइजेस अपॉन इंडिया। बहुत से लोगों ने क्या करा, थ्रस्ट किया। अब बोलोगे सर यहाँ पे फिजिक्स कहां से आ गई, यहाँ फिजिक्स नहीं आई, ये इंग्लिश है ना। आप लोग इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो और बहुत सारे डेवलपिंग माइंड्स अगर यहाँ पर बैठे हैं, अगर आप मुझे देख रहे हैं, तो पहले तो मैं आपसे भी कहूंगा कि आप अगर इंग्लिश पढ़ रहे हो तो इनको समझने की कोशिश करो सामने वाले के लिखने के हिसाब से। तो थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहीं ना कहीं थोपने का प्रयास किया, अपनी मंत्रणा। एडवाइस का मतलब क्या होता है, एडवाइस का मतलब क्या होता है, मंत्रणा, है ना। अपनी जो एडवाइस हम बोलते हैं ना, जैसे मैंने आपको बोला कि डियर बच्चों क्या करो, कल से कॉपी किताब लेकर बैठना तो अच्छा पढ़ पाओगे। तो मैंने आपको क्या किया, मंत्रणा दी, एडवाइस दिया, है ना। तो लेकिन अगर मैं करूं थ्रस्ट देयर एडवाइस, है ना, थोपना किसी चीज को बहुत एक फोर्स के साथ बोलना, तो उन्होंने क्या करा, मैनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया एंड शी रिमेन्स स्टडी। लेकिन इतने चीजों होने के बावजूद भी क्या हुआ, भारत जो है, हमारी जो भारत मां है, वो कैसी रही, स्थिर रही, स्थिर रही, स्टडी रही, एक समान रही। कैसी रही, एक समान रही। दिस इज हर ब्यूटी, यही क्या है, यही उसकी खूबसूरती है। यही क्या है, यही मां की खूबसूरती है, यही इंडिया की क्या है, खूबसूरती है। इट इज द शीट एंकर ऑफ आवर होप, है ना, हमारी आशाओं का क्या है, लंगर है। अब आप बोलोगे सर ये क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो शिप होती है ना, शिप का एक इस तरह से अगर आपने देखा हो, पानी के अंदर ऐसे डालते हैं, तो इसको लंगर डालना कहते हैं। इससे क्या होता है, शिप जो है ना स्थिर रहती है, शिप को ना पानी बहा नहीं पाता। अंदर से ये रस्सी डालते हैं और एक हुक होता है, वो धरती में धंस जाता है। तो धंसने से क्या होता है, पूरे तरीके से शिप जो है वो हिलती नहीं है, डुलती नहीं। तो वैसे ही ये कारण है किसका, इट इज द शीट एंकर ऑफ अवर होप, हमारी होप का लंगर, यानी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी है। आप शीट एंकर की सिक्योरिटी की बात कर सकते हो, सिक्योरिटी वाली बात है ये। तो इस तरह से आप इसको ले सकते हो। आप समझ गए होगे कि यहां पर क्या कहा जा रहा है।
तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस बात को आप समझ लीजिए कि अब आप आ गए 12th स्टैंडर्ड में। तो 12th स्टैंडर्ड में इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं इन पर आपको फोकस करना है, आपको समझना है ना, आपको भावों को पकड़ना है, अब लाइनों को नहीं पकड़ना है। कि अब मैं आपको एक बात बताता हूं, एक होता है ट्रांसलेशन और एक होता है ट्रांसलिटरेशन। हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं। हम यहां पर ये नहीं कर रहे इट का मतलब क्या होता है, इज का मतलब क्या होता है, द, ये होगा ट्रांसलिटरेशन। हम क्या करें, समग्र सेंटेंस को ले रहे हैं और उसको समझ रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं समझने का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड दिया है, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, सिविलाइजेशन क्या है, एक मोड ऑफ कंडक्ट है विच पॉइंट्स आउट। अब आप बोलोगे सर यहां पर मोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है, आचरण का ढंग। यहां पर मोड ऑफ कंडक्ट है आचरण का ढंग। अच्छा, अब आप बोलोगे सर आचरण का ढंग की बात क्यों कर रहे हैं वो, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, वो सभ्यता वह आचरण का ढंग है विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, है ना, वो ढंग जो हमको क्या बताती है, जो हम पर ध्यान केंद्रित करवाते, हमको पॉइंट आउट करती है कि हमको क्या करना है, कि हमको अपनी ड्यूटी का पालन करना है ना। तो वो हमको बताती है, दर्शाती है, वो राह बताती है, रास्ता प्रशस्त करती है, पेव करती है कि हमको क्या करना है, आदमी को क्या करना है, पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी ड्यूटी जो होती है हमारी, उसकी राह पर हमको क्या करना है, चलना है। ठीक है, अब देखिए परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। अब यहां पर परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी की बात हो रही, इसका मतलब होता है एक्टिव सर्विस, है ना। ड्यूटी का मतलब तो कर्तव्य है, लेकिन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी का मतलब क्या होता है, एक्टिव सर्विस देना। एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी का मतलब क्या होता है, नैतिकता का पालन करना। ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी का मतलब होता है नैतिकता का पालन करना। तो ये जो दोनों चीजें हैं जिन दोनों की हम बात कर रहे हैं, एक्टिव सर्विस और नैतिकता का पालन करना, वो क्या है, कन्वर्टिबल टर्म है। यानी दोनों को क्या कर सकते हो आप, एक्सचेंज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। दैट कैन बी कवेटेड और एक्सचेंजेबल, है ना, दोनों के बीच में बदलाव आ सकता है। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर अवर माइंड्स। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, अगर हम ऑब्जर्व करें मोरालिटी को ना, पालन करते हैं अगर हम मोरालिटी का, तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ कर पाओगे। तो इस सेंटेंस को देखते हैं क्या कह रहा है, टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर अवर माइंड्स। अगर हम मोरालिटी को पालन करते हैं, अगर मोरालिटी चाहते हैं, ऑब्जर्व करना चाहते हैं, मोरालिटी को अपनी जिंदगी में उतारना चाहते हैं, तो हमको क्या करना होगा, अटेन मास्टरी ओवर अवर माइंड्स, हमको प्राप्त करना होगा क्या, महारत बनना पड़ेगा, महारत होने वाली बात को प्राप्त करना होगा, हमको माइंड पर महारत हासिल करना होगा। तो अटेन मास्टरी ओवर अवर माइंड का मतलब होता है महारत हासिल करना, किस पर, अपने माइंड पर, और किस पर, अपने पैशंस पर, भाव आवेश पर, है ना। लोग भावनाओं में इतने आवेग हो जाते हैं, मेरा काम है टीचिंग करना, टीचिंग इज माई पैशन। ठीक है, लोग बोलते हैं, लोग आपने सुना होगा ना, टीचिंग मेरा पैशन है, मुझे तो आईएएस बनना है, आईएएस बनना मेरा पैशन है ना। तो भाव आवेश में आ जाना, भावावेश में। तो सो डूइंग वी नो अवर सेल्फ, तो इसी तरीके से अपने आप को जान सकते हैं। अब आप बोलोगे कि सर यहां पर मास्टरी ओवर अवर माइंड्स की बात क्यों कही गई है, ये मास्टरी क्यों पाना है हमको। अब जो हमारा मन होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा भागने वाला होता है, अशांत होता है। ये क्या करता है, एक जगह स्थिर नहीं होता। जिसने अपने मन पर काबू पा लिया, अपनी इच्छाओं पर प्राप्त कर लिया क्या विजय, तो उसने क्या करा, मोरालिटी को प्राप्त कर लिया। लोग बोलते हैं नैतिक बन जाओ। अब वो बोलोगे सर नैतिकता क्या होता है, नैतिकता क्या होती है भाई, अच्छा बुरा, सही गलत, वैल्यूज, एथिक्स का ही एक पार्ट है। सो डूइंग वी नो अवर सेल्फ, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। अगर हम गुजराती इक्विवेलेंट की बात करते हैं, उनके बराबर की अगर उस पर हम जोड़ते हैं, बराबरी कर कर देखते हैं सिविलाइजेशन की, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब क्या होता है, गुड कंडक्ट। तो यहां पर गुड कंडक्ट का मतलब होता है अच्छा आचरण। तो यहां पर हमको समझ में आ गया कि क्या कहा जा रहा है। चलिए
इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, अब यहां पर दिया है कि यदि यह जो डेफिनेशन है, ये जो आप देख पा रहे हो, जो ऊपर हमने डिस्कशन किया, जो परिभाषा देखी, वो क्या है, अगर वो सही है, देन इंडिया, एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स एंड दिस इज एज इट शुड बी। तो यहां पर यही कहा जा रहा है कि इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, अगर ये डेफिनेशन बिल्कुल सही है। अब बोलोगे किसकी डेफिनेशन है ना, कंडक्ट की, मोड ऑफ कंडक्ट की, आचरण की, ढंग की, जो परिभाषा ऊपर दी गई थी, जो हमने अभी भी पढ़ी, देन इंडिया एज सो मैनी राइटर्स हैव शोन, है ना, अगर हम इंडिया के ऊपर लेकर बात करें तो इतने सारे जो लेखक हैं उन्होंने क्या बताया है, हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी, यानी हमको कुछ भी किसी से कुछ सीखना नहीं है। हमारा जो सिविलाइजेशन है वहां पर जो मोड ऑफ कंडक्ट अगर इस तरह का रहता है तो कोई को आवश्यकता ही नहीं है कि हम दूसरे सिविलाइजेशन से कुछ सीखें। एंड दिस इज एज इट शुड बी, और ये ऐसा ही रहना चाहिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि महात्मा गांधी जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से हमको यहाँ पर यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, हमें सिचुएशन को समझना है। मोड ऑफ कंडक्ट जो हमारा भारतीयों का है उसकी तुलना तो किसी से की ही नहीं जा सकती, वैसी तुलना कहीं नहीं है। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ का अंतर आपको समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। अब यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो मन है ना वो क्या है, रेस्टलेस बर्ड है। अब रेस्टलेस बर्ड का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा ना अशांत होती है। आपने देखा होगा कि लोग ना बहुत अशांत रहते हैं अपनी जिंदगी में, क्यों, क्योंकि उनका मन ही अशांत है। तो यहाँ मेटाफर का उपयोग किया गया है, यहाँ पर कंपैरिजन किया है ना बर्ड से, माइंड का। तो माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना उसको चाहिए है ना, जितना उसको मिलेगा उतना ही वो चाहेगा कि मेरे को अगर चॉकलेट मिली। अब फॉर एन एग्जांपल, आपका मन है ना, आप लोगों को खाने का मन है, आप लोग खाते हो, ठीक है। आप अपने मम्मी के पास गए, मम्मी से कहा, मम्मी मम्मी सुनो मुझे आज खाना है आइसक्रीम। ठीक है बेटा मैं तेरे को आइसक्रीम खिला दूंगी। उसके बाद आइसक्रीम खिलाई, फिर मम्मी मम्मी मेरे को मालपुआ खाना है। चल ठीक है बेटा मालपुआ खा ले। मम्मी मम्मी मेरे को केक खाना है। ठीक है मम्मी ने केक खिला दिया। मम्मी मम्मी मेरे को चाशनी के साथ रसगुल्ला दे दो। ठीक है मम्मी ने ये खिला दिया। अब बच्चा इतना जिद कर रहा है, इतना जिद करेगा क्योंकि उसका मन शांति नहीं है, रेस्टलेस है। द मोर इट गेट, जितना मिलेगा उतना उसकी चाह बढ़ती जाएगी, है ना। आग को देखा है आपने, आग में घी डालोगे तो आग और बढ़ेगी। तो मन में अगर मटेरियल को देते जाओगे ना तो मन की आग जो है वो कभी शांत नहीं होगी और भड़कते जाएगी। तो भड़कने वाली बात जो है वो यहां बताई है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और असंतोषी, है ना, अनसेटिस्फाइड रहेगा, संतोषजनक नहीं रहेगा, हमेशा वो असंतोष में जिएगा मन। द मोर वी इंडल्ज इन अवर पैशन, जितना हम अपने भाव आवेशों में जुड़े रहेंगे, इंडल्ज हो जाएंगे, द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकेम, है ना, और बिकम, है ना, और क्या होगा, उतना ज्यादा वो क्या होगा, अनब्रिडल्ड हो जाएगा। अब अनब्रिडल्ड का मतलब क्या होता है, अनरिस्ट्रेन्ड, अनकंट्रोल्ड, है ना। अब जैसे आपने देखा होगा कि जो घोड़ा होता है, घोड़ा बेलगाम हो जाता है, तो वही कंडीशन यहां पर हो जाएगी। द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, है ना, वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, अकंट्रोलेबल हो जाएगा। अवर एंसेस्टर्स, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, हमारे पूर्वज हैं, देयरफॉर सेट अ लिमिट टू अवर इंटेलिजेंसीज, इसीलिए उन लोगों ने क्या करा, जो हमारी मोह माया है ना, माया के पर्दे हैं, जो माया जहां से निकलती है, इंटेलिजेंसीज जो है हमारी, उन पर क्या करा, उन्होंने रोक लगाया है। ठीक है, तो आप उसको इस तरह समझ सकते हो। They saw that happiness was largely a mental condition. अब उन लोगों ने क्या कहा, उन लोगों ने कहा कि ये जो हमारी खुशियां है ना, जो भी हम खुशियों की बात करते हैं, हमारी खुशी डिपेंड करती है किस पर, मेंटल कंडीशन पे। चलिए हम इस विषय को ना और डेप्थ में समझते हैं कि गांधी जी ना इस विषय को और क्या कहना चाह रहे हैं। मेंटल कंडीशन को आप इस तरह ले सकते हो, जो हमारी मानसिक प्रवृत्ति होती है ना, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ाया मैंने, अगर मैं आपको खुशी खुशी पढ़ाता हूं, अंदर की खुशी आती है तो आप और अच्छा पढ़ोगे। और अगर मैं उदास होकर पढ़ाऊं, ऐसे पढ़ाऊं,
दे सॉ दैट, तो आप बोलोगे सर को क्या हो गया। तो यहां पर मैंने क्या करा, ये मेरे मानसिक प्रवृत्ति की बात है, कंडीशन की बात आ रही है। जैसा मेरा मन होगा वैसा ही मैं कर्म करूंगा। तो वही बात है, दे सॉ दैट हैप्पीनेस वॉज लार्जली अ मेंटल कंडीशन। कहीं ना कहीं ये जो हैप्पीनेस है वो क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, एक मेंटल कंडीशन है ना। मेंटल कंडीशन में निर्भर करती है आपकी सोच पे, आपके मन पर। आप खुश हो तो मन के कारण, दुख हो तो मन के कारण। अगर मैं आपको कुछ ऐसा बोल दूं, है ना, मान लो मेरे क्लास के सामने बच्चे बैठे, उनको कुछ बोल दूं तो वो उदास हो जाएंगे। तो वही चीज यहां पर समझने वाली है। तो सुखे दुखे समय कृतवा लाभा लाभो जया जय, है ना। कृष्ण भी क्या कहते हैं, सुख और दुख में सम रहो। ये सब कुछ तो होता रहता है ना, किसी से ईर्ष्या करो ना कुछ करो। तो वही भाव है, गांधी जी ने यही कहा है यहां पर कि मन का कंडीशन, जिसने मन को काबू में कर लिया उसके हाथों में मोरालिटी आ गई, मोरालिटी की कमांड आ जाएगी। दिया है अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी, है ना। जो आदमी है वो पूरी तरीके से हैप्पी नहीं है, बिकॉज ही इज रिच, और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। अब यहां पर क्या कहा गया है, एक आदमी जो है ना, नेसेसरली महत्वपूर्ण तौर पर अगर हम देखें तो वो खुश नहीं है क्योंकि वो रिच है, इसीलिए। अब देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि कितने अमीर अमीर लोग होते हैं दुनिया में। आप विश्वास नहीं करेंगे कि इतने अमीर लोग हैं, चाहे तो वो एक देश खरीद सकते, इतना पैसा है उनके पास, लेकिन उसके बाद भी जो खुशियां हैं उनके अंदर नहीं है। तो हो सकता है एक रिच आदमी है ना, वो खुश ना हो पाए, अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। तो यहां पर यही कहा जा रहा है कि अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच, है ना, कि वो अमीर है तो इसीलिए ही वो खुश होगा, और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, और वो ना खुश हो क्योंकि वो गरीब है। आप लोग इस बात को समझ लो बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ये आदमी की मेंटल कंडीशन है, ठीक है। तो अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच, कि अमीर है तो ही वो हैप्पी होगा, ये वाली बात नहीं है। वो गरीब है तो अनहैप्पी होगा। गरीबी अमीरी से खुशी और खुशी का होना और दुख का होना कुछ भी नहीं है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी। अब यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, है ना। आपने सुना होगा, एक सेकेंड मैं इसको बता देता हूं, अक्सर लिखता नहीं हूं, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, हमेशा। सीन टू बी अनहैप्पी, आपने देखा होगा अमीरों को बहुत आपने रोता हुआ देखा है। द पुअर टू बी हैप्पी, है ना। अब आप लोगों को मैं एक बात बताता हूं कि हमारे जो पिक्चरों की अब हम बात करते हैं, आप लोगों ने देखी होंगी, तो मीना कुमारी जी जो थी वो बहुत अमीर थी, बहुत अमीर, उनके पास सब कुछ था। लेकिन उसके बाद भी उनकी जो मृत्यु हुई थी ना, जो मृत्यु हुई, बड़ी दर्दनाक मृत्यु हुई थी उनकी, ऐसा कहा जाता है। कहीं ना कहीं वो जिंदगी में ड्रिंक किया करती थी, उनको अपने लाइफ में कभी शांति नहीं मिल पाई। तो वही बात है, मैंने आपको उदाहरण दिया है कि कहीं ना कहीं उन लोगों में क्या था, वो रिच थी, सब कुछ था उनके पास, पर वो खुश नहीं थी। द पुअर टू बी हैप्पी, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग गरीब होते उसके बाद भी खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो गरीबी होना या अमीरी गरीबी, इससे आपकी खुशी और दुख डिफाइन नहीं होता, अपोजिट होकर भी सब कुछ आ सकता है। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, है ना। बहुत सारे जो लाखों लोग हैं, हो सकता है वो गरीब रहे हों। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, है ना, जब हम इन सब चीजों का निराकरण करते, समझते हैं ना, उसको समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं, उसको देखते हैं अच्छी तरीके से, प्रॉपरली। ऑल दिस अवर एंसेस्टर डिसुएडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स। तो यहां पर जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, एंसेस्टर्स किनको कहते हैं, पूर्वज लोगों को। तो पूर्वजों ने हमको क्या करा, हमको एडवाइस दिया डिसुएड करने का। कि डिसुएड का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट, किसी के खिलाफ। किसके खिलाफ उन्होंने हमको सलाह दी, लग्जरीज और प्लेजर्स की। अब आप बोलोगे सर ये लग्जरीज और प्लेजर क्या होता है। देखिए, अगर हम इनकी बात करते हैं तो लग्जरीज में क्या क्या चीजें आ जाती है, जैसे कार हो गया, ठीक है, कार हो गई आपकी, है ना। इसके बाद अगर आप देखो मोबाइल हो गया, ठीक है, बहुत सारी चीजें जो आपको अमीर बनाती हैं। और लग्जरीज किससे आती है, मटेरियल से। बहुत सारे खुश, है ना, आदमी को हर एक खुशियां चाहिए, सेक्सुअल प्लेजर चाहिए, मनी का प्लेजर चाहिए, बच्चे, बीवी, गांव,
सब कुछ चाहिए, हर एक चीज का प्लेजर, आनंद चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं आप लोगों को सलाह देता हूं, एंसेस्टर ने ग्रुप बनाया, उन्होंने कहा हम आपको सलाह देते हैं आप लोगों को कि किससे दूर रहो, लग्जरीज से दूर रहो, प्लेजर से दूर रहो, यानी मोह माया। इसको आप देख सकते हो, मोह माया। ये क्या हो गया? ये हो गया मोह माया, है ना। आपको क्या करना है? मोह माया से एकदम दूर रहना है। We have managed with the same kind of flow as existed thousands of years ago. अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है? We have, अब यहां पर we का मतलब क्या निकल रहा है? हम सब। we का मतलब होता है हम सब। हम सब कौन? आप, मैं, सभी लोगों की बात हो रही है। Have managed with the same kind of flow. हमने क्या करा? बहुत समय से एक ही तरह का हल जो है उसका उपयोग किया है, जो 1000 ईयर से चला आ रहा है ना। अब यहां पर बोलोगे इसका सेंस क्या निकल कर रहा है? इसका सेंस यही है कि हम लोग कौन थे? विलेजर्स थे, है ना। हम लोगों के, अब गांधी जी जिस समय लिख रहे हैं उस समय की कंडीशन ऐसी थी, उस समय लाइक अभी अगर होते तो शायद वो ऐसा ना लिखते, लेकिन कहीं ना कहीं अभी अगर मौजूदगी की अगर हम बात करते हैं, अगर अभी हम होते तो शायद वो ये कहते कि उसको और अलग तरीके से बताते, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर बात साफ है कि वो यही कह रहे हैं कि हमने एक तरीके का फावड़ा उपयोग किया, एक तरह का हल यूज किया। मतलब विलेज में जो हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं वहां पे एक ही चीज का सामान का उपयोग हुआ है। वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ कॉटेज, हमने एक ही जैसे कॉटेजेस को उपयोग किया है। दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स ना, जो हमारे शुरुआती समय से था। फॉर्मर का मतलब होता है शुरुआती, है ना। स्टार्टिंग की अगर हम बात करें, है ना, स्टार्टिंग से अगर हम बात करते हैं ना, फॉर्मर। एंड अवर इंडिजीनियस एजुकेशन रिमेन द सेम एज बिफोर, और जो हमारी इंडिजीनियस एजुकेशन है ना, एजुकेशन का मतलब क्या होता है? पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है, तो जो हमारी नेटिव पढ़ाई, इंडिजीनियस का मतलब होता है नेटिव या होम ग्रोन, जो हमारे यहाँ पर ही पली बड़ी है, वही एजुकेशन जो है हमेशा से क्या रही है? सेम रही है, जैसे पहले थी वैसी अभी रही है। तो गांधी जी जो है यहाँ पर इसी बात पर फोकस करके बताना चाह रहे हैं कि देखो हमारा देश जो है हमेशा एक ही भाव पर स्थिर रहा है। ऐसा नहीं है, आज भी अगर आप ध्यान दो तो लोग हल का उपयोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज भी कॉटेजेस हैं हमारे यहाँ पे, है ना, घर का छोटा फॉर्म, घर की तरह के कॉटेजेस भी होते हैं, तो वही कॉटेजेस आज भी अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि हमने छोड़ दिया और हम छोड़कर चले गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इन बातों को हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास जो धरोहर है, देश रूपी धरोहर है, जो हमारा सिविलाइजेशन है, जो हमारी सभ्यता है, वो कैसा है? एक समान रहा है। कैसा रहा है? एक समान। तो यही बता रहे हैं। तो अभी तक जितना कुछ भी हमने पढ़ा, जितना कुछ भी हमने समझने का प्रयास किया, कहीं ना कहीं आप लोगों को ये बात तो समझ में आ चुकी होगी डियर स्टूडेंट्स, कि ओवरऑल यहां गांधी जी स्थिरता की बात कर रहे हैं। किसकी स्थिरता की बात कर रहे हैं? देश की स्थिरता की बात कर रहे हैं, है ना। हमारे जो कल्चर है, जो हमारा सिविलाइजेशन है, वो हमेशा से एक समान रहा है, भले ही कितने बदलाव आए हों। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट हम समझते हैं, है ना, लेकिन उसके बाद भी हमारे यहाँ की जो एजुकेशन, अब इंडिजीनियस एजुकेशन का मतलब क्या है? गुरुकुल परंपराएं जो थी हमारे देश की, ऐसा नहीं है, आज भी मौजूद है, भले ही वो कम हुए, लेकिन आज भी लोग उसको फॉलो करते हैं। अगर आप इस्कॉन के मंदिरों को देखो, है ना, आप वहां पर जाओगे तो आप देख पाओगे कि आज भी बच्चे जो है सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, 21 बरस तक का ब्रह्मचर्य का पालन, है ना। तो बहुत सारी चीजें जो हैं आज भी मौजूद है। अब मैं आप लोगों से चाहूंगा कि गुरुकुल परंपरा को लेकर, अब यहां पर गुरुकुल परंपरा नहीं दी है, लेकिन इंडिजीनियस यानी नेटिव यानी एजुकेशन सिस्टम गुरुकुल ही था हमारे यहां पर। तो मैं चाहूंगा कि आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताएं कि गुरुकुल परंपरा से आप क्या समझते हो। We have had no system of life corroding competition। अब आप बोलोगे सर ये साइंटिफिक वर्ड कहां से आ गया? तो देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, हमारे पास ऐसा कोई भी तंत्र नहीं था, हमारे पास ऐसा कोई भी तंत्र नहीं था जो क्या करे, ऑफ लाइफ कोरोडिंग कॉम्पिटिशन, जो पूरी जिंदगी को तबाह कर दे धीरे धीरे। इस तरह का जो कंपटीशन हम लोगों ने नहीं करवाया कभी, हमारे यहाँ पर ऐसा कभी नहीं हुआ। तो हमारे यहाँ ऐसा कोई तंत्र नहीं था जो हमारी जिंदगी को बर्बाद कर दे। से इस तरह का कंपटीशन का सिस्टम हमने कभी बना के नहीं रखा ताकि हमारी जिंदगी धीरे धीरे क्या हो, बद से बदतर होते जाए, खत्म होते चले जाए। ईच फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशन, और हर एक व्यक्ति ने क्या करा, अपना ऑक्यूपेशन जो है ना, अपना काम जो उसको देखा।
काम की बात हो रही है यहाँ पर। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है काम, है ना, अपने काम। तो यहाँ पे वर्ण व्यवस्था की भी बात करें, अब आप देखोगे गांधी जी जो भी लिख रहे हैं कहीं ना कहीं वो समझ में आ रहा है ना, कहीं ना कहीं वर्ण व्यवस्था की बात हो रही है, हर एक चीज की बात वो कर रहे हैं, लेकिन उसको इनहेरेंट वे में अगर आप देखो तो इंप्लाइड वे में ना। इंप्लाइड का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट फॉर्म, है ना, बहुत इनडायरेक्ट फॉर्म में बातें हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो हर एक के काम डिवाइडेड थे। क्षत्रियों को क्या करना है वो जानते थे, वैश्य को क्या करना है वो जानते थे, शूद्र का कार्य क्या था। तो कहीं ना कहीं हर एक ने क्या करा? फॉलो किया था। क्या फॉलो किया था? अपना खुद का ऑक्यूपेशन या अपना ट्रेड एंड चार्ज अ रेगुलर वेज। और वो लोग क्या करते थे? अपना वेज जो है, अपनी जो कीमत है, वेज का मतलब यहां पर क्या निकल के आता है? सैलरी। तो अपनी खुद की सैलरी को चार्ज करते थे, देखो भैया हम इतनी मुद्राएं लेंगे। तो इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। अब यहां पर इस पैराग्राफ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस पैराग्राफ को जब आप पढ़ोगे ना तो आपको एक बहुत नई बात पता चलने वाली है। और वो ये नई बात क्या है? वो नई बात है कि जो मशीनरी वाली बात है ना, कि हम लोगों ऐसे कह रहे हैं वो कि ऐसा नहीं था कि हम लोगों को मशीन का ज्ञान नहीं था, हम लोग भी क्या थे? बहुत मॉडर्न थे। अब आप बोलोगे सर कैसे थे हम लोग मॉडर्न? तो मैं आपको बताता हूं, आज से हजारों साल पहले रावण ने सीता का हरण किया था। अब यहां पर नहीं दिया है अब मॉडर्न कैसे थे और रावण का हरण कैसे, रावण ने सीता का हरण कैसे किया था? सीता को पुष्पक विमान से उड़ा के ले गया था। हमारे पास विमान बनाने की कला थी, हम विमान बना सकते थे ना, हमारे पास विमान का ग्रंथ है। अगर आप अग्नि पुराण पुराणों का अध्ययन करते हो, बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद आप इस निष्कर्ष पे पहुंचोगे कि हमारे पास क्षमता थी कि हम चीजों को बना सकते थे। हैंड पंप भी सब कुछ तो हमको पहले से ही आता था। हमारे यहाँ के ऋषि मुनियों, खासकर अगर हम बात करें ऋषि अगस्त की, तो उन्होंने क्या करा था? पूरा का पूरा जो जल था उसको वाष्पित कर लिया था। बोलते हैं पूरा समुद्र का पानी पी गए थे वो। कैसे? वो आज तक कोई नहीं जान पाया, है ना। उन्होंने एक सुमेरु पर्वत को हटा दिया था। तो ये शक्तियां थी। तो हम यहाँ शक्तियों की बात नहीं कर रहे, हम बस बात करें कि हम लोगों को पता था कि क्या चीजें होती हैं क्या नहीं। अगर हम नागार्जुन की बात करें, हमारे देश के सबसे बड़े केमिस्ट थे, वो रसायन शास्त्री थे, उनको भी सब कुछ बनाना आता था, उन्होंने अमृत की खोज तक कर ली थी। तो यही बात है कि गांधी जी ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं था कि हमको कुछ नहीं पता था मशीन वगैरह के बारे में, यंत्रों का ज्ञान हमारे पास था, ठीक है। बट अवर फोर फादर्स, जो हमारे फोर फादर्स हैं, फोर फादर्स कौन होते हैं डियर स्टूडेंट्स? हमारे पूर्वज, न्यू दैट, उनको पता था। अब देखिए ये पास्ट टेंस में चल रहा ना, पता था, नो नहीं आया, पता था। दैट इफ वी सेट अवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, अगर हम क्या करते हैं अपने दिलों को, है ना, इन चीजों में लगा लेंगे, वी वुड बिकम स्लेव्स एंड लूज अवर मॉरल फाइबर। अगर हम इन चीजों में अपना दिमाग जो है लगा लेंगे, है ना, तो हम क्या हो जाएंगे? हम पूरी तरीके से स्लेव बन जाएंगे। स्लेव का मतलब क्या होता है? स्लेव का मतलब होता है दास। और क्या करेंगे? लूज कर लेंगे। क्या लूज कर लेंगे? मोरल फाइबर को लूज कर लेंगे। मोरल फाइबर क्या होता है? आदमी का चरित्र। तो हम लोग क्या करेंगे? अपना चरित्र जो है उसको खो देंगे। तो स्वाभाविक है ना, अगर आप देखो आज के समय, एक खबर आपको बताता हूं, आपने पेपर पढ़ा होगा, एक लड़की थी, उसको पकड़ लिया पुलिस वाले ने। उसने बोला तुम चालान दो, बिना हेलमेट के इस तरह जा रही। तो बोलती मैं तो लड़की हूं, मुझे तो कुछ भी कर सकती हूं। तो उन्होंने बोला ऐसा क्यों? बोलती मैंने यूपीएससी क्लियर कर लिया है, मैंने एग्जाम्स क्लियर किए हैं, मतलब मेंस का एग्जाम निकाला है। ऐसे कुछ कुछ उदाहरण वो दे रही थी। अगर आपने न्यूज देखा हो कहीं ना कहीं, तो ऐसे वायरल होते रहते। तो आपने देखा कि लोग कैसा सोचते हैं, बोलती मैं गाड़ी चला सकती हूं, मैं चला सकता हूं, ऐसे लड़के लोग भी करते हैं और भाग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका जो कैरेक्टर है वो बहुत नीचे जाता जा रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है हमारे पास मशीन है तो हम हर चीज को उपयोग कर सकते हैं, हमारे पास साधन है तो उनको उपयोग करके हम गलत उपयोग करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा गाड़ी का यूज करते हैं लोग, शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं और लोगों को ठोक देते हैं, है ना। लोगों को आपने देखा होगा उनकी डेथ तक हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हम क्या, हम स्लेव्स बन रहे हैं। आप लोग सोचिए, आपको स्कूल जाना है, ठीक है, पहले लोग क्या करते थे? साइकिल का उपयोग करते थे, लेकिन उसके पहले भी हम लोग क्या करते? पैदल चला करते थे। आजकल लोग पैदल नहीं चल पा रहे। कितने सारे लोग जो डायबिटीज के चलते क्या है, एक मरीज बनकर रह गए हैं। कोरोना काल के समय में क्या हुआ? लोगों को खबरें मिली कि कोरोना फैल रहा है, तो कि जितने भी वृद्ध लोग थे उन लोगों को पता भी नहीं था कि कोरोना आया है, लेकिन कोरोना की आवाज सुन के, उसके बारे में जान के उनको ऐसा लगा कि उनको कोरोना हो गया है और ऐसा मानकर ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो कहीं ना कहीं हमारा जो कैरेक्टर है, जो हमारा चरित्र है, वो जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।
इसीलिए आप देखें कि रामायण है, महाभारत है, इनमें हमको बहुत कुछ सिखाया जाता है। They therefore after due deliberation decided that we should not do what we could with our hands and feet। अब यहां पर कहा जा रहा है कि दे, अब उन्हीं लोगों ने, यहां पर दे का मतलब क्या होता है, उन्हीं एंसेस्टर्स की बात हो रही है। Therefore after due deliberation, इतनी ज्यादा क्या करने के बाद, डेलिब्रेशन के बाद। अब डेलिब्रेशन क्या होता है, कंसिडरेशन, रिफ्लेक्शन, डिस्कशन। तो यहां पर डिस्कशन इसका मेन मीनिंग निकल कर आता है, ये एक नाउन है। तो इतना सारा डिस्कशन के बाद, इतना ज्यादा डिस्कशन ना, चीजों पर सोच विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने यही सोचा, डिसाइडेड दैट वी शुड ओनली डू वॉट वी कुड विथ अवर हैंड्स एंड फीट, है ना, जो हमारे पास हाथ हैं, आप लोग जानते हैं ना, हाथ पैर है, उसी के द्वारा हम मेहनत करेंगे। हम क्यों गाड़ी चलाएं, हम क्यों पुष्पक विमान रावण का बनाएं, हम ऐसा क्यों करें, हम अपने आप को आलसी क्यों बनाएं। हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास भले ही इतनी सारी चीजें, इतना उच्च कोटि का ज्ञान हमारे पास उपलब्ध है, पर उसके बाद भी हमको पंगु नहीं बनना है, यानी हमारे हाथ पैरों को चलाना है। किसान कितना शक्तिशाली होता है, तो वही बात है। इसीलिए उन्होंने बोला कि हम अपने हाथ पैर इन सब चीजों को उपयोग करेंगे। They saw that our real happiness and health consisted in proper use of our hands and feet। अगर आप अपने हाथों का उपयोग नहीं करोगे, पैरों को उपयोग नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ जो वो गड़बड़ा जाएगी। आप खुद सोचो, आजकल लोग क्या करते हैं, आप लोग खुद के बारे में सोचो। आप लोग अगर पढ़ने में इतने मदहोश हो जाते हो कि आप लोग घर जाओगे और पढ़ोगे, फिर आ जाओगे, पढ़ोगे और आ जाओगे, स्कूल गए, कराओ, चले गए। लेकिन स्कूल में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि वहां पे एक पीरियड होता है गेम्स का। क्यों? क्योंकि बच्चे पढ़ें और उसके बाद खेले भी, फिजिकल एक्टिविटी करें, पीटी करें। क्यों? ताकि उनकी हेल्थ अच्छी रहे, है ना। आपने पीटी की होगी 1 2 3 इस तरह की। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हेल्थ भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अपने हाथ पैरों को यूज करो। तो हमारे जो पूरे एंसेस्टर्स थे, जो हमारे बड़े बड़े फोरफादर्स थे, महान लोगों ने इसी बात पे फोकस किया कि नहीं, हमें हमारे हाथ पैरों का उपयोग करना है। तो यही चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरा भी आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप इस चीज पर ध्यान दें, इससे कुछ शिक्षा लें। इससे क्या लें आप? शिक्षा लें। इसीलिए ये पहला चैप्टर जो है कहीं ना कहीं महात्मा गांधी को समर्पित है और उन्हीं के ही पार्ट से लिया गया है। अब यहां पर दिया है, हम आ गए हैं 7th पैराग्राफ पे। दे फर्दर रीजन दैट लार्ज सिटीज वर अ स्नेयर एंड अ यूजलेस इनकम्बरेंस एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम। तो उन्होंने आगे सोच विचार करना क्या कहा, फर्दर रीजन दैट लार्ज सिटीज, जो बड़ी बड़ी सिटीज होती हैं, वर अ स्नेयर। अब यहां पे स्नेयर का मतलब क्या होता है? ट्रैप। अच्छा, अब यहां पर सोच विचारने के बाद, रीजनिंग के बाद उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि कहीं ना कहीं जो सिटीज होती हैं वो क्या है? एक स्नेयर है। स्नेयर, अब स्नेयर का मतलब क्या होता है? ट्रैप। ट्रैप से हम क्या समझते हैं? ट्रैप का मतलब होता है जाल। एंड अ यूजलेस इनकम्बरेंस ना, जिसकी कोई कीमत नहीं है, जिसका कोई उपयोग नहीं। यूजलेस इनकम्बरेंस, इनकम्बरेंस का मतलब क्या? बर्डन है ना, भार है एक तरह का, है ना, जो अनावश्यक भार है ये। क्या? लार्ज सिटीज। एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन दैम। और क्या होगा? लोग क्या नहीं होंगे? खुश नहीं होंगे उनमें, है ना। हमारे पहले समय की सोसाइटी की अगर हम बात करें तो हमारे बड़ी बड़ी सिटीज नहीं हुआ करती थी, हमारे कुनबे होते थे, छोटे छोटे सिटीज बनाते थे हम, ऐसे बड़ी बड़ी सिटीज नहीं बनाते थे हम। दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स। उनको पता था कि अगर ये सब होगा भी तो इससे क्या होगा कि थीव्स होंगे, चोर होंगे, एंड रॉबर्स, प्रोस्टिट्यूशन एंड वाइस फ्लरिशिंग। अगर ये सब होता भी है, बड़ी सिटीज अगर रहती है, तो क्या होगा? यहां पर बड़े बड़े रोबर्स आ जाएंगे, चोर आ जाएंगे, ना, व्यभिचारण चालू हो जाएगा। व्यभिचार का मतलब क्या होता है? प्रोस्टिट्यूशन से आप समझ सकते हो, वेश्यावृत्ति आरंभ हो जाएगी। और वाइस फ्लरिश होंगे। वाइस फ्लरिशिंग का मतलब क्या होता है? ईवल लोग जो हैं वो फ्लरिश होंगे।
तो अब आप लोग समझ चुके होंगे कि यहां पर क्या कहा जा रहा है कि दे फर्दर रीजनड दैट लार्ज सिटीज वर अ स्नेयर एंड अ यूजलेस इनकम्ब्रेंस and that people would not be happy in them, that there would be gangs of thieves and robbers, prostitution and vice flourishing. यानी ओवरऑल यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अगर बड़ी बड़ी सिटीज होती हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक होती है। इसलिए हमारे यहाँ पे ऑलरेडी बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि हमारे राइट सिटीज कभी नहीं रही हैं, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें रहती तो क्या होता, हमारे यहाँ पर गंदगी बढ़ती, प्रोस्टिट्यूशन हो गया है ना, रॉबर्स आ जाते, थीव्स आ जाते, वो क्या करते, हमको परेशान करते in them and that poor man would be robbed by rich man। और इससे क्या होता, जो गरीब आदमी है उसको क्या करते, अमीर लोग क्या कर लेते, उन लोगों को चोरी कर लेते, उनकी चीजों को चुरा लेते। They were therefore satisfied with small village। इसीलिए वो लोग क्या थे, वो लोग छोटे छोटे विलेजेस से सेटिस्फाइड थे, संतोष में थे। सेटिस्फाइड का मतलब क्या हो, संतोष में थे। तो स्वाभाविक है, यहाँ पर एक बात तो हमको समझ में आ गई कि वो छोटे छोटे विलेजेस बनाने में ना ज्यादा प्रसन्न थे, उनको ना सिटीज नहीं बनानी थी। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा भार लेकर उनको नहीं बैठना था, है ना। और स्नेयर है ना, स्नेयर का मतलब क्या होता है, कोई एक तरह से बड़ी बड़ी सिटीज क्या थी, ट्रैप था, एक जाल था, खतरा था यहाँ पर इन चीजों का। तो अब मुझे लगता है कि कोई भी डाउट नहीं होगा, आपको सब कुछ यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो अब हम देख रहे हैं 8th पैराग्राफ। They saw that kings and their swords were inferior to the sword of ethics, है ना। अब यहाँ पर sword of ethics की जो बात है ना, यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है यहाँ पर कि जो राजा महाराजे हुआ करते थे उनकी जो तलवारें हैं वो भी फीकी पड़ गई, किनके सामने, sword of ethics के सामने ना। जो हमारा एथिक्स है, एथिक्स क्या होता है, देखिए एथिक्स जो है ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको आपको मैं समझाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। पहले हम इस लाइन को समझ लेते हैं कि जो बड़े बड़े एंसेस्टर्स थे हमारे, उनके सामने उन्होंने देखा कि जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनकी जो तलवारें होती वो किसके सामने छोटी पड़ने लगी, इंफीरियर किसके सामने हुई, सॉर्ड ऑफ एथिक्स के सामने। They therefore held the sovereigns of the earth। और इसीलिए उन्होंने क्या करा, जो संप्रभु हुआ करते थे पूरे धरती के, है ना, टू बी इंफीरियर टू द ऋषिज। और इसीलिए उन्होंने उनको क्या माना, उनको माना कि ये जो ऋषि महर्षि होते हैं, जो फकीर होते हैं ना मुस्लिम्स में, उनके सामने क्या है, ये बड़े बड़े राज्य फीके हैं। अब यहां पर देखिए, ये समझ में आ गया। अब एथिक्स क्या होता है, देखिए एथिक्स जो है ना, ये एक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है इथोस, ठीक है। अब इथोस से आप क्या समझते हो, है ना, जहां पर हम बात करते हैं किसकी, हमारे जो कस्टम्स होता है, हमारा ट्रेडिशन होता है, सही गलत क्या होता है ना, मोरालिटी क्या होती है, हर एक चीज एथिक्स में आ जाती है। अ नेशन, यानी नेशन का मतलब क्या होता है, राष्ट्र। विथ अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, है ना, इस तरह का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इस तरह का जो पार्ट है ना हमारा, आप कॉन्स्टिट्यूशन समझते हो कि क्या होता है हमारा संविधान, तो इसी तरह का जो राष्ट्र जिसके संविधान था, इज फिटर टू टीच अदर देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स, ना। हमारा संविधान जो इस तरह का बना था, जहां हम एथिक्स को बहुत ज्यादा क्या करते थे, सर्वमान्य समझते थे, वो कहीं ना कहीं इस तरह से हमारे लिए डेवलप करा, हमारे राहों को डेवलप किया कि हमको आवश्यकता ही नहीं पड़ी कि हम दूसरों से कुछ सीख सके। हम ही लोग इतने महान थे, हमें क्यों आवश्यकता है दूसरे से हम कुछ सीख सके, हमें भीख में कोई ज्ञान नहीं चाहिए। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, इस राष्ट्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोर्ट्स हुआ करते थे ना, लॉयर्स हुआ करते थे, डॉक्टर्स हुआ करते थे, बट दे वर ऑल विद इन बाउंड्स। लेकिन वे सभी कहां पे थे, बाउंड्स में थे। अब बाउंड्स का मतलब क्या होता है, लिमिट, यानी सीमा। वे लोग कहां पर थे, अपनी सीमाओं में थे। एवरीबडी न्यू दैट, हर एक आदमी को यह पता था दैट दीज प्रोफेशंस वर नॉट पर्टिकुलरली सुपीरियर। अगर हम हर एक की बात करते हैं ना, हर एक व्यक्ति, तो उन सबको पता था कि ये जो प्रोफेशंस थे, नहीं जो काम थे, अलग अलग तरीके के जो काम थे, वर नॉट पर्टिकुलरली सुपीरियर। कहीं ना कहीं वो इतने बड़े नहीं थे, इतने सुपीरियर नहीं थे, बड़े दर्जे के नहीं थे। मोर एवर, है ना, अगर और ज्यादा हम बात करें, द वकील्स एंड वैद्स
वैद्य है ना, यहाँ पे वैद्य। अब इसको आप जब इंग्लिश में ऐसे पढ़ोगे तो वेद निकलेगा, इसको हम वैद्य बोलते हैं, हिंदी का ही वर्ड है वैद्य। इनको हम क्या कहते हैं, वैद्य को क्या कहते हैं, डॉक्टर। ठीक है, तो जो वकील है यानी लॉयर थे जो हमारे यहाँ के, क्या थे, वकील, डॉक्टर, डिड नॉट रॉब पीपल। अब रॉब का मतलब क्या होता है, चोरी नहीं करते थे वो, है ना, लोगों को लूटते नहीं थे। क्या नहीं करते थे, लोगों को लूटते नहीं थे। दे वर कंसिडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट्स, लोगों के क्या माने, डिपेंडेंट्स माने जाते थे, हम लोग उन पर निर्भर हुआ करते थे। नॉट देयर मास्टर्स, उनको ना मास्टर नहीं माना जाता था, कोई टीचर नहीं थे वो लोग, ना कोई प्रीचर नहीं थे, कोई महारथी नहीं थे वो लोग। जस्टिस वॉज टॉलरेबली फेयर, है ना, अगर हम जस्टिस की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं क्या थी, बहुत ज्यादा फेयर थी, टॉलरेबली, सहन करने वाली बात थी, यहाँ पर सहन करते थे हम। जस्टिस वॉज टॉलरेबली फेयर था, बिल्कुल सही थी। द ऑर्डिनरी रूल वॉज टू अवॉइड कोर्ट्स, और यहाँ पर जो ऑर्डिनरी रूल था, जो सामान्य जो शासन था, जब हम सामान्य शासन की बात करते हैं, है ना, सामान्य शासन की जब हम बात करते हैं, सामान्य शासन की जब हम बात करते हैं तो वॉज टू अवॉइड कोर्ट्स ना, तो ऑर्डिनरी रूल की अगर हम बात करें तो वो क्या करते हैं, कोर्ट्स को ना अवॉइड करते हैं, मना करते हैं। देयर वर नो टाउट्स टू लुअर पीपल, है ना, यहाँ पर ल्योर नहीं पढ़ेंगे, इसको लुअर बोलेंगे। तो देयर वर नो टाउट्स ना, कोई भी ऐसे टाउट्स नहीं था। टाउट्स क्या होता है, पर्सन एम्प्लॉयड इन सॉलिसिटिंग कस्टमर्स ना, जो लोग लोगों को, कस्टमर्स लोगों को क्या करते हैं, दलाली का काम करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे कोई दलाल वगैरह नहीं हुआ करते थे। टू लुअर द पीपल ना, लोगों को क्या बनाना है, डिवोटी बना रहे हैं, अपने अंदर आकर्षित करके अपना भक्त बना रहे हैं ना, ऐसे लोग नहीं थे। इनटू देम ना, अपनी ओर आकर्षित करने वाले लोगों में से कोई भी नहीं था। दिस इवल टू वॉज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स, इस तरह का ईवल जो था, जो देखने योग्य था, कहां पर, सिर्फ कुछ बड़े बड़े क्षेत्रों में, कुछ कैपिटल्स में। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली, जो सामान्य आदमी था वो कैसे रहता था, एकदम आजादी के साथ रहता था, आजादी के साथ। एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, और क्या करता था, जो एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, अब एग्रीकल्चर में आप समझते हैं क्या होता है, कृषि प्रधानता की बात हो रही है ना, जहाँ पे खेती बाड़ी करने वाले, तो उन ऑक्यूपेशंस को फॉलो किया करते थे। दे इंजॉय ट्रू होम रूल ना, वो लोग क्या करते, स्वराज्य ना, जब हम ट्रू होम रूल की बात करते हैं तो स्वराज्य की बात होती है ना, स्वराज्य, वो स्वराज्य पर विश्वास करते थे। किस पे विश्वास करते थे, स्वराज्य पर विश्वास करते थे। तो स्वराज्य से का आप अर्थ कैसे निकालोगे, स्वराज्य का मतलब यहां पर ये होता है कि वे लोग शासन करते थे ना, अपने देश के ही जो शासन है वो प्रमुख था, कोई हम पर शासन नहीं करता, देश के लोग ही जो थे शासन करते थे। कुछ प्रमुख लोग देश को क्या करते, रूल करते थे। तो हमारे देश का रूल था हमारे ऊपर, ऐसा नहीं था कि अमेरिका आ गया कोई और आ गया, नहीं, हम लोग खुद स्वतंत्र थे, है ना, हम लोग अपना रूल खुद करते थे, हम पर शासन हमारा स्वयं का था, कोई और हम पर आके रूल नहीं करता था। तो उन लोगों ने क्या करा, अपना होम रूल जो है उसको बहुत अच्छे से एंजॉय किया। तो आप देख पा रहे हो कि कितने अच्छे तरीके से यहां पर महात्मा गांधी ने पूरी जानकारी बताई। अब आपको मैं एक बात बताता हूं, यहां पर वकील और वैद्य की बात की गई है ना। अब अगर हम ध्यान दें तो आपको पता होगा पहले समय में क्या होता था कि ऐसा सिस्टम बनाया गया था जहां पर ना लोग क्या करते थे, धन वगैरह नहीं लेते थे। आपको पता होगा कि धन का सिस्टम नहीं था बहुत पहले। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, लोग क्या करते थे, बार्टर सिस्टम पर बिलीव करते थे ना। एक सिस्टम होता है बार्टर। तो क्या होता था, अगर कोई वकील है या कोई वैद्य है, वो उसने कुछ आपके लिए किया तो आप क्या करोगे, उसके काम को लेकर कुछ उसको दे दोगे, आप खाने पीने का सामान दे दोगे, है ना, मैंगो दे दोगे, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम जो था वो कहीं ना कहीं उनके लिए क्या था, बहुत वैल्यूएबल था। तो हमारे यहाँ धन का सिस्टम नहीं था, तो इसीलिए कहीं ना कहीं क्या था कि हम लोग कहीं ना कहीं उन पर डिपेंडेंट थे, ठीक है, लेकिन वो हमारे मास्टर नहीं रहे।
है ना, जस्टिस भी टॉलरेबली फेयर था। अब देखिए जस्टिस जो था बिल्कुल सही था, ऐसा नहीं है कि आप जस्टिस कुछ भी कर रहे हो, उसने गलत किया तो हाथ काट दिया, ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ पर जो न्याय था वो बिल्कुल सही था। तो हमारे देश का जो सिविलाइजेशन था, जो सभ्यता थी, संस्कृति थी, कहीं ना कहीं बाकी देशों से अगर हम मुकाबला कर कर देखें या उनको कंपेयर कर कर देखें तो हम इस विषय पर आ पाएंगे कि हमारा देश जो था सर्वोपरि था। सोने की चिड़िया तो था ही, लेकिन एथिक्स, मोरालिटी, इन दोनों पर भी बहुत ज्यादा फोकस था यहाँ पर। साथ ही साथ हम एक बात पर और ध्यान दे सकते हैं, और वो क्या है, वो है कि यहां पर कोई भी टाउट्स नहीं था जो लुअर करे, लोगों को क्या करे, आकर्षित करे, अपना डिवोटी बना ले। तो यहां पर यही बात जो है वो आ रही है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने यहां पर क्या करा, हमने बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर का पार्ट 1 कवर किया। अभी पूरा चैप्टर बचा है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है और इसको मैं बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए समझा रहा हूं। मुझे लगता है कि लाइन बाय लाइन आप लोगों ने सब कुछ समझा होगा। एक भी डाउट अगर आपके माइंड में आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर बताएं, सर बहुत अच्छा पढ़ाया, ये नहीं, आप वो आपकी इच्छा है, लेकिन क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन पूछना ज्यादा जरूरी है, आपका एंगेजमेंट ज्यादा जरूरी है, ताकि मेरे को भी पता चले कि आप लोगों को क्या डाउट्स हैं। अगर आप वीडियो देख लो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन क्वेश्चन को पूछने का प्रयास करो। एक और अन्य जानकारी जो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, और वह इस प्रकार है, हम आप लोगों को देते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन। हाई क्वालिटी एजुकेशन का मतलब बहुत अच्छी एजुकेशन आपको देते हैं, अच्छी लेवल की एजुकेशन देते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी आपसे कुछ भी पैसा नहीं लिया जाता है। आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर हमारे सारे टॉप कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे सीबीएसई में इंग्लिश मीडियम हो गया, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, स्पोकन इंग्लिश, ये सारा पार्ट इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। सीबीएसई में भी आप देख सकते हैं, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, ये सारे कोर्सेज हमने कवर किए हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। तो आप लोग हम वीडियोस को देखें। और साथ ही एक और अन्य जानकारी, अगर बुक्स और ई बुक्स को आप पढ़ना चाहते हैं तो लिंक दी हुई है कहां पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, आप वहां पर जाके क्लिक करें। और साथ ही सिलेबस ओवरव्यू का भी वहां पर लिंक दिया होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार उसको भी देख लें, ताकि हमारी स्ट्रेटेजी आपको समझ में आ जाए। आप हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। साथ ही साथ माय डियर स्टूडेंट्स, अलग अलग जगहों पे आप शेयर कर सकते हो। और इन्हीं अच्छी बातों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलते हैं एक और अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।